एक आम सा इंसान जो रोज सुबह वही अलार्म सुनकर उठता है, वही भीड़, वही स्ट्रगल, वही सवाल मन में लिए कि मैं जो कर रहा हूं, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? कभी रात को छत पर लेटकर वो आसमान को देखता है, तारों के बीच खोया हुआ, और सोचता है कि क्या मैं सच में सब कुछ जानता हूं, या फिर मेरे सामने जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई है। यहीं से उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसके हाथ में आती है वी हैव नो आइडिया, जिसे लिखा है जॉर्गे चाम और डेनियल वाइटसॉन ने। और तभी उसे एहसास होता है कि असली ज्ञान यह जानने में नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह समझने में है कि हमें कितनी कम चीजें पता हैं। यह किताब उसे सिखाती है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारे सबसे बड़े सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? कॉन्शियसनेस क्या सच में सिर्फ दिमाग का खेल है या कुछ और भी? और जब इंसान यह मान लेता है कि उसे सब कुछ नहीं आता, तभी उसके सीखने की असली शुरुआत होती है। यही वो पल होता है जब घमंड टूटता है और जिज्ञासा जन्म लेती है। यही किताब उस थके हुए इंसान के मन में फिर से सवालों की आग जला देती है और उसे यह उम्मीद देती है कि जो दुनिया उसे छोटी लगती थी वो असल में अनंत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, और यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपकी सोच को एक नई दिशा देते हैं। यह इंट्रो सिर्फ एक शुरुआत है उस सफर की, जहां हर चैप्टर आपके दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम क्या नहीं जानते और वो क्यों सबसे जरूरी है, तो अंत तक बने रहिए। अब हम इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, व्हाट इज द यूनिवर्स मेड ऑफ? एक इंसान जब पहली बार रात के सन्नाटे में आसमान को देखता है तो उसे लगता है कि वो सब कुछ देख रहा है, तारे, चांद, आकाश गंगा, रोशनी के लंबे लंबे रास्ते। लेकिन सच्चाई ये है कि जो उसे दिखाई देता है वो इस विराट ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये चैप्टर हमें उसी भ्रम से बाहर निकालता है कि यूनिवर्स सिर्फ वही नहीं है जो आंखों को दिखता है। यह हमें बताता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी ठोस लगता है, धरती, पानी, हवा, हमारा शरीर, पेड़, पहाड़, सब मिलाकर भी इस ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा सा अंश है। हम जिस मैटर को जानते हैं वो परमाणुओं से बना है, और परमाणु के अंदर भी ज्यादातर खाली जगह है। यानी जो हमें सबसे ठोस लगता है वो भी असल में ज्यादातर खाली है। यह विचार इंसान को अंदर तक हिला देता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि यूनिवर्स सिर्फ तारे और ग्रहों का नाम नहीं है, बल्कि यह एनर्जी, कणों, तरंगों और अनदेखी शक्तियों का एक बहुत बड़ा खेल है, जहां हर सेकंड कुछ पैदा हो रहा है और कुछ खत्म हो रहा है। यह हमें यह भी समझाता है कि वैज्ञानिक आज तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि ब्रह्मांड किस एक मूल तत्व से बना है। कभी लगता है सब कुछ पार्टिकल्स का खेल है, कभी लगता है सब कुछ वेव्स का, और कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हमारी समझ ही अधूरी है। यह चैप्टर इंसान के भीतर एक गहरी विनम्रता जगाता है। यह एहसास दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं, बल्कि उसके बहुत छोटे से यात्री हैं। और जब यह समझ बनती है तो इंसान के सवाल बदलने लगते हैं। अब वो यह नहीं पूछता कि सब कुछ क्या है, बल्कि यह पूछने लगता है कि जो हमें दिख रहा है उसके पीछे और क्या छुपा है। यहीं से जिज्ञासा एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। चैप्टर 2, व्हाट इज डार्क मैटर? जब इंसान यह मान लेता है कि जो दिखता है वो सब कुछ नहीं है, तब अगला सबसे बड़ा झटका उसे डार्क मैटर के रूप में लगता है। यह चैप्टर बताता है कि ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर मैटर हमें दिखाई ही नहीं देता। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। फिर भी इसके बिना यूनिवर्स की सारी गणनाएं गलत साबित होती हैं। यह ऐसा अदृश्य किरदार है जो हर गैलेक्सी को बांध कर रखता है, जिसके बिना तारे बिखर जाते, ग्रह अपनी कक्षा में टिक नहीं पाते। यह विचार इंसान को अंदर से हिला देता है कि जिस दुनिया पर वो भरोसा करता है वो असल में अदृश्य शक्तियों के सहारे टिकी हुई है। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि वैज्ञानिकों ने इसे सीधे कभी नहीं देखा, लेकिन इसके असर को हर जगह महसूस किया है। यह वैसा ही है जैसे आप हवा को नहीं देखते, लेकिन उसके झोंकों से पेड़ हिलते हुए देख लेते हैं। डार्क मैटर हमें सिखाता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन असर डालता है, जैसे विश्वास, डर, उम्मीद और सोच। और जब इंसान यह समझने लगता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा अदृश्य है, तो उसकी सोच अपने जीवन को लेकर भी बदलने लगती है। अब वो सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपनी अंदर की अनदेखी ताकतों पर भी ध्यान देने लगता है। यह चैप्टर यह भी स्वीकार करवाता है
कि आज की साइंस भी इस रहस्य को पूरी तरह हल नहीं कर पाई है, और यही अधूरापन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। चैप्टर 3, व्हाट इज डार्क एनर्जी। अगर डार्क मैटर इंसान को चौंकाता है तो डार्क एनर्जी उसे पूरी तरह उलझा देती है। यह चैप्टर बताता है कि ब्रह्मांड सिर्फ फैला नहीं है, बल्कि तेजी से फैलता जा रहा है, और इस फैलाव के पीछे जो शक्ति काम कर रही है उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। ये ना दिखाई देती है, ना पकड़ी जाती है, लेकिन ये पूरे यूनिवर्स की गति को कंट्रोल कर रही है। यह विचार इंसान के दिमाग को हिला देता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि जितना समय गुजर रहा है, ब्रह्मांड उतनी तेजी से फैल रहा है, यानी भविष्य पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी है। डार्क एनर्जी हमें यह एहसास कराती है कि जो हम स्थिर समझते हैं वो असल में लगातार बदल रहा है, और जो हमें टिकाव लगता है उसके पीछे भी परिवर्तन की अदृश्य ताकत काम कर रही है। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ दूर होता जा रहा है, रिश्ते, लक्ष्य, सपने, लेकिन यह फैलाव भी एक नई शुरुआत की भूमिका हो सकता है। जैसे यूनिवर्स के फैलने से नए तारे और नई दुनिया जन्म लेती हैं, वैसे ही इंसान के जीवन में भी टूटन और दूरी कई बार नए रास्तों को जन्म देती है। डार्क एनर्जी हमें यह स्वीकार करना सिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, और शायद कभी पूरी तरह समझ भी न पाएं, लेकिन यही अधूरी समझ हमें जिंदा, जागृत और जिज्ञासु बनाए रखती है। चैप्टर 4, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ मैटर। जब इंसान यह मान लेता है कि सारी दुनिया किसी न किसी रूप में पदार्थ से बनी है, तो अगला सवाल उसके मन में यह उठता है कि उस पदार्थ का सबसे बुनियादी तत्व आखिर है क्या। यह चैप्टर उसी गहराई में उतरता है जहां विज्ञान और इंसान की जिज्ञासा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यह हमें बताता है कि कभी इंसान को लगता था कि सब कुछ मिट्टी, पानी, आग और हवा से बना है। फिर परमाणु की खोज हुई और लगा कि यही सबसे छोटी इकाई है। फिर पता चला कि परमाणु भी टूटता है और उसके भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिर उससे भी आगे क्वार्क, और उससे भी गहरे अजीब से कण, जिनके नाम तक इंसान को उलझा देते हैं। ये चैप्टर हमें यह एहसास कराता है कि जितना छोटा हम खोजते जाते हैं, उतनी ही नई परतें खुलती जाती हैं, और अंत कभी सामने नहीं आता। यह ऐसा ही है जैसे इंसान अपने जीवन की सच्चाई को समझने निकलता है, और हर जवाब के बाद एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि शायद सबसे बुनियादी तत्व कोई कण नहीं, बल्कि वह जिज्ञासा है जो इंसान को लगातार आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। यही तलाश उसे पत्थरों से तारों तक और तारों से आत्मा तक ले जाती है। और जब वह यह मान लेता है कि शायद अंतिम ईंट अभी हमारे ज्ञान से भी बाहर है, तो उसके भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है जो उसे घमंड से नहीं बल्कि सीखने की प्यास से भर देती है। चैप्टर 5, द मिस्ट्रीज ऑफ मास। जब इंसान अपने शरीर को देखता है तो उसे लगता है कि उसका वजन उसकी पहचान है, उसकी मौजूदगी का प्रमाण है। लेकिन यह चैप्टर बताता है कि मास सिर्फ भारीपन का नाम नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को भी आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आया। यह हमें सिखाता है कि किसी वस्तु का मास असल में उसकी जड़ता है, यानी वह कितनी आसानी से हिलती है या नहीं हिलती। यह चैप्टर यह भी बताता है कि कभी वैज्ञानिकों को लगता था कि मास खुद में एक मूल गुण है, लेकिन फिर पता चला कि यह किसी अदृश्य फील्ड से जन्म लेता है। यह विचार इंसान को अंदर तक झकझोर देता है कि जो उसे खुद का सबसे ठोस हिस्सा लगता है, वह भी किसी अनदेखी व्यवस्था का परिणाम है। यह चैप्टर यह एहसास कराता है कि हमारे जीवन का भारीपन भी कभी कभी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की उन अदृश्य परतों से आता है जो हमें रोकती हैं। डर, संशय, अतीत और असफलताओं की स्मृतियां। और जब इंसान यह समझने लगता है कि जैसे विज्ञान मास के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही उसे भी अपने जीवन के बोझ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसके भीतर बदलाव की एक धीमी लेकिन गहरी शुरुआत होती है। चैप्टर 6, Why is gravity so different from the other forces? जब इंसान जमीन पर खड़ा होता है तो उसे लगता है कि यह सबसे सामान्य बात है, लेकिन यह चैप्टर बताता है कि यह सामान्य सा एहसास असल में एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी शक्ति का परिणाम है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति में कई फोर्सेस हैं जो कणों को बांधती हैं, तो एक दूसरे को धकेलती हैं या पास लाती हैं।
लेकिन ग्रेविटी इन सबसे अलग है। यह सबसे कमजोर होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड को एक ढांचे में बांध कर रखती है। यह ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बांधती है, तारों को उनके साथी तारों से जोड़ती है और हमारी हर सांस को धरती से जोड़े रखती है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि ग्रेविटी को हम बाकी शक्तियों की तरह पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये कभी स्पेस के मुड़ने का नाम बन जाती है और कभी समय के बहने का कारण। यह विचार इंसान को भावनात्मक रूप से यह सिखाता है कि जीवन में जो चीज़ें हमें सबसे स्थिर लगती हैं वे भी असल में पूरी तरह हमारी समझ में नहीं होती। जैसे रिश्ते, जैसे भरोसा, जैसे जीवन की दिशा। ग्रेविटी हमें यह एहसास कराती है कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कोई ना कोई शक्ति हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है और शायद वही शक्ति हमें टूटने से बचाती है और बार बार गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत भी देती है। चैप्टर 7 व्हाट इज स्पेस। जब इंसान अपने चारों ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसके और दुनिया के बीच जो दूरी है वही स्पेस है, लेकिन यह चैप्टर उस सोच को पूरी तरह बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि स्पेस कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह खुद एक जीवित ढांचे की तरह है जो फैलता है, सिकुड़ता है, मुड़ता है और पूरे ब्रह्मांड की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। यह हमें यह एहसास कराता है कि जिन तारों को हम दूर टिमटिमाते हुए देखते हैं वे सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं हैं, बल्कि वे स्पेस के उस समुद्र में तैरती हुई अग्नि की नावें हैं जिसे हम पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। यह चैप्टर बताता है कि स्पेस बिना कुछ हुए भी सब कुछ बना सकता है। यही वह मंच है जिस पर समय चलता है, ग्रह घूमते हैं, तारे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। यह विचार इंसान को भावनात्मक रूप से गहराई से छूता है कि जिस खालीपन से वह अक्सर डरता है वही खालीपन असल में हर सृजन की शुरुआत होता है। जैसे जीवन में खामोशी, एकांत और रुकावटें बाहर से तो खाली लगती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वही इंसान को नया आकार देती हैं। स्पेस हमें यह सिखाता है कि खाली दिखने वाली चीजें हमेशा खाली नहीं होती। कुछ जगहें बाहर से सूनी होती हैं, लेकिन भीतर से संभावनाओं से भरी होती हैं। चैप्टर 8 व्हाट इज टाइम। इंसान की सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा डर अगर कोई है तो वह टाइम है। यह चैप्टर हमें बताता है कि समय सिर्फ घड़ी घंटे का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बहाव है जिसमें पूरी कायनात बहती चली जाती है। यह हमें सिखाता है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कहीं वह धीरे बहता है, कहीं तेज दौड़ता है और कहीं ऐसा भी लगता है कि वह ठहर सा गया है। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि समय को हम सिर्फ आगे बढ़ता हुआ मानते हैं, लेकिन विज्ञान यह संकेत देता है कि समय की दिशा उतनी सरल नहीं है जितनी हमें लगती है। यह विचार इंसान के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा करता है कि शायद अतीत, वर्तमान और भविष्य उतने अलग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि हम अक्सर अपने बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल को लेकर डरते रहते हैं और इसी बीच जो सबसे कीमती पल है उसे खो देते हैं। समय हमें यह एहसास कराता है कि जीवन भागने का नाम नहीं है, बल्कि बहाव में जागते हुए जीने का नाम है। हर सेकंड एक नई कहानी है, हर पल एक नया मोड़ है और जो इस बहाव को समझ लेता है वो अपने जीवन की घड़ी को भी थोड़ा बेहतर ढंग से चला पाता है। चैप्टर 9 हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर। जब इंसान अपने चारों ओर देखता है तो उसे लगता है कि दुनिया सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तक ही सीमित है, लेकिन यह चैप्टर इस सोच को बहुत पीछे छोड़ देता है। यह हमें बताता है कि हो सकता है यह ब्रह्मांड हमारी समझ से कहीं ज्यादा डायमेंशंस में फैला हुआ हो, ऐसी दिशाएं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे रास्ते जिन पर हमारी इंद्रियां कभी चल ही नहीं सकती। यह विचार इंसान के मन को हिला देता है कि जिस दुनिया को वह पूरी सच्चाई मानकर जी रहा है वह शायद सच्चाई का सिर्फ एक पर्दा है। इसके पीछे और भी परतें हो सकती हैं और हर परत अपने भीतर एक पूरी नई दुनिया छुपाए बैठी है। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि जैसे ब्रह्मांड सिर्फ 3 आयामों में बंद नहीं है, वैसे ही इंसान की पहचान भी सिर्फ उसके शरीर, नाम और काम तक सीमित नहीं है। उसके भीतर भी कई आयाम होते हैं। डर का एक आयाम, सपनों का एक आयाम, उम्मीद का एक आयाम और आत्मा का एक आयाम, जहां विज्ञान का रहस्य और इंसान की आत्मा एक ही सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि क्या हम सच में उतना ही हैं जितना हमें दिखता है। चैप्टर 10 कैन वी ट्रैवल फास्टर देन लाइट।
जब इंसान पहली बार यह सुनता है कि ब्रह्मांड में रोशनी से तेज कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसके भीतर एक अजीब सी सीमा खींच जाती है, जैसे सपनों के आंगन के चारों ओर अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। यह चैप्टर उसी दीवार को छूने की कोशिश करता है। यह हमें बताता है कि लाइट की स्पीड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह यूनिवर्स की सबसे कठोर हद है, एक ऐसी गति जिसे पार करना आज की साइंस के लिए लगभग नामुमकिन है। यह हमें यह भी समझाता है कि जितना तेज कोई वस्तु चलती है, उतना ही उसका वजन बढ़ता जाता है। उसके लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है, मानो ब्रह्मांड खुद कह रहा हो कि इससे आगे मत आना। यह विचार इंसान के दिल में गहरी हलचल पैदा करता है कि क्या हमारी सीमाएं सच में अंतिम हैं या वे सिर्फ हमारी समझ की सीमाएं हैं। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि सिद्धांतों में कुछ ऐसे रास्ते जरूर सोचे गए हैं जहां समय मुड़ सकता है, स्पेस टेढ़ा हो सकता है और सफर असंभव नहीं रहता, लेकिन ये सब आज भी कल्पना और गणित की दुनिया में कैद हैं। यह हमें भावनात्मक रूप से यह सिखाता है कि जीवन में भी हम कई बार अपनी सीमाओं को अंतिम सच मान लेते हैं, लेकिन हर सीमा के पार कोई न कोई नया सवाल, नई संभावना और नई दिशा छुपी होती है। रोशनी से तेज चलने का सपना इंसान को यही याद दिलाता है कि असंभव शब्द हमेशा के लिए नहीं होता। कभी वह सिर्फ इंतजार करता है कि इंसान अपनी सोच को और बड़ा करे। चैप्टर 11 हु इज शूटिंग सुपरफास्ट पार्टिकल्स एट द अर्थ। जब इंसान शांत रात में आसमान को देखता है तो उसे लगता है कि सब कुछ स्थिर है, तारे अपनी जगह ठंगे हैं और धरती सुरक्षित है। लेकिन यह चैप्टर उस शांति के पीछे छुपी एक अदृश्य बारिश का पर्दा उठाता है। यह हमें बताता है कि हर पल अंतरिक्ष से सुपरफास्ट कण धरती पर गिर रहे हैं, इतनी तेज गति से कि उनकी रफ्तार इंसानी दिमाग की पकड़ से भी बाहर है। ये कोई हमला नहीं है, कोई जंग नहीं है, फिर भी यह लगातार चल रहा है, बिना रुके, बिना थके। ये चैप्टर ये सवाल उठाता है कि आखिर ये रहस्यमयी कण आते कहां से हैं, किसने इन्हें इतनी ताकत दी। क्या ये किसी दूर के तारे की चीख है या किसी ब्लैक होल की परछाई। यह रहस्य इंसान के भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा करता है कि ब्रह्मांड सिर्फ देखने भर की जगह नहीं है, बल्कि वह हमारे ऊपर लगातार असर डाल रहा है। यह हमें भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि जीवन में भी कई बार ऐसी ताकतें हम पर असर डालती हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। कुछ बातें जो बिना दिखे हमें बदल देती हैं, हमारी सोच को, हमारे फैसलों को और हमारे रास्तों को। ये सुपरफास्ट कण हमें यह याद दिलाते हैं कि हम जितना सुरक्षित समझते हैं, दुनिया उससे कहीं ज्यादा सक्रिय और रहस्यमयी है। चैप्टर 12 Why are we made of matter, not anti-matter। जब इंसान अपने शरीर को देखता है तो उसे लगता है कि वह जो है वही स्वाभाविक है, लेकिन यह चैप्टर उस स्वाभाविकता पर सबसे गहरा सवाल खड़ा करता है। यह हमें बताता है कि प्रकृति में मैटर का एक उल्टा रूप भी होता है, जिसे एंटी मैटर कहा जाता है। दोनों मिलें तो दोनों नष्ट हो जाएं। फिर यह प्रश्न उठता है कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई होगी तो दोनों बराबर मात्रा में बने होंगे। फिर आज हम सिर्फ मैटर से ही क्यों बने हैं, एंटी मैटर कहां चला गया। यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन जाता है। यह इंसान को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसका होना भी किसी बहुत बड़े असंतुलन का परिणाम है। यह चैप्टर यह एहसास कराता है कि हमारी जिंदगी किसी नियम की सीधी रेखा नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए संतुलन की देन है। कहीं कुछ ज्यादा रह गया, कहीं कुछ कम हो गया, और उसी से हम बने। यह विचार दिल को छू जाता है कि अगर वह संतुलन जरा सा भी अलग होता तो शायद हम होते ही नहीं, न हमारी सांसें होती, न हमारे सपने, न हमारा यह सवाल पूछना। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि जीवन में जो चीजें अधूरी, असंतुलित या गलत लगती हैं, वही कई बार हमारे होने की असली वजह बन जाती है। और शायद इसी कारण हमारा अस्तित्व कोई संयोग नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी चयन है, जहां ब्रह्मांड ने एंटी मैटर के बजाय हमें चुना। चैप्टर 13 What happened to चैप्टर 13। जब इंसान किताब के इस मोड़ पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान और फिर एक गहरी उलझन पैदा होती है, क्योंकि यह चैप्टर खुद अपने होने पर ही सवाल उठा देता है। यह हमें बताता है कि कभी कभी सवाल का सबसे सच्चा जवाब यही होता है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। यह चैप्टर उसी अधूरी जानकारी का आईना है जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह भर नहीं पाया। यह उस खाली पन्ने की तरह है जहां इंसान की समझ रुक जाती है और अनजान की दुनिया शुरू हो जाती है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हर ज्ञान के बीच एक ऐसा अंधेरा भी होता है
जहां हमारी सोच की रोशनी अभी तक नहीं पहुंच पाई, और शायद यही अंधेरा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते। हम पूछते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी राह यहीं क्यों रुकी, मुझे आगे क्या करना चाहिए, और जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। लेकिन वही खामोशी हमें मजबूत भी बनाती है, क्योंकि वहीं से इंसान सीखता है कि हर खालीपन कमजोरी नहीं होता। कुछ खालीपन हमें खुद से मिलने का मौका देते हैं, और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है कि जो गायब है वही हमें खोजने के लिए मजबूर करता है। चैप्टर 14, What happened during the Big Bang? यह सवाल इंसान के भीतर एक आदिम डर और एक गहरी जिज्ञासा एक साथ जगा देता है कि आखिर सब कुछ शुरू कैसे हुआ। यह चैप्टर हमें उस पल के करीब ले जाने की कोशिश करता है जहां समय, स्पेस और पदार्थ खुद जन्म ले रहे थे। यह हमें बताता है कि किसी एक बिंदु पर पूरी कायनात इतनी सघन थी कि वहां दूरी और पहले जैसा कुछ था ही नहीं, और फिर एक क्षण आया जब सब कुछ फैलने लगा, तेज, अत्यंत तेज, इतना तेज कि उसकी कल्पना भी दिमाग को चकरा देती है। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि उस शुरुआत के पहले क्या था। इस पर आज भी विज्ञान पूरी तरह चुप है। कुछ कहते हैं कि उससे पहले भी कुछ था, कुछ कहते हैं कि वही पहला पल था, और कुछ यह मानते हैं कि शायद यह सवाल ही हमारी सोच की सीमा के बाहर है। यह विचार इंसान के दिल को गहराई से छूता है कि जिसकी जड़ों को हम खोज रहे हैं, उसी जड़ से हमारी हर सांस, हर धड़कन और हर सपना जुड़ा है। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि जीवन की कई शुरुआतें अचानक होती हैं, बिना चेतावनी, बिना तैयारी। एक पल सब कुछ शांत और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है, जैसे कोई बड़ा विस्फोट नहीं बल्कि कोई बड़ा मोड़ आ गया हो, और उसी मोड़ से एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। यह चैप्टर हमें यह मानना सिखाता है कि शुरुआतें हमेशा समझ में नहीं आती, लेकिन वही सबसे ज्यादा जीवन बदल देती हैं। चैप्टर 15, हाउ बिग इज द यूनिवर्स। जब इंसान अपने कमरे की दीवारों को देखता है तो उसे लगता है कि वही उसकी दुनिया है। फिर वह अपने शहर को देखता है, देश को देखता है, धरती को देखता है, और धीरे धीरे उसकी सोच फैलती जाती है। लेकिन यह चैप्टर उस फैलाव को ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां दिमाग खुद हाँफने लगता है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि यूनिवर्स इतना विशाल है कि उसकी तुलना किसी भी जानी पहचानी दूरी से करना लगभग बेकार हो जाता है। यह हमें बताता है कि हम जितना दूर देखते हैं उससे भी आगे शायद कुछ ऐसा है जिसे देखने के लिए हमारी आंखों के पास अभी साधन ही नहीं है। यह विचार इंसान के भीतर एक अजीब सा डर और एक गहरी विनम्रता पैदा करता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारी परेशानियां कितनी सीमित। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि यह सवाल सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि हमारी मानसिक सीमा का भी है, क्योंकि यूनिवर्स जितना बाहर फैला है उतना ही हमारी सोच के भीतर भी फैल सकता है। यह हमें भावनात्मक रूप से यह एहसास कराता है कि जब इंसान अपने दुख को बहुत बड़ा मान लेता है तब उसे इस विराट ब्रह्मांड की याद करनी चाहिए, जहां अरबों तारे जल रहे हैं, टूट रहे हैं और फिर जन्म ले रहे हैं, और फिर भी सब कुछ चलता जा रहा है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारा सवाल पूछना बहुत बड़ा है, और शायद यही सवाल हमें इस विशाल यूनिवर्स में हमारी सही जगह का एहसास कराता है। चैप्टर 16, इज देयर अ थियरी ऑफ एवरीथिंग। इंसान की सोच हमेशा बिखरे हुए सच को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करती रही है। वह हर नियम के पीछे एक बड़ा नियम खोजता है, हर जवाब के पीछे एक अंतिम जवाब चाहता है, और यही तलाश उसे इस सवाल तक लाती है कि क्या ऐसा कोई एक नियम हो सकता है जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ समझा दे। यह चैप्टर उसी अंतिम सपने की बात करता है जिसे थियोरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। एक ऐसा सिद्धांत जो कणों की दुनिया से लेकर ग्रहों की चाल तक सब कुछ एक ही भाषा में समझा सके। यह हमें बताता है कि आज तक विज्ञान अलग अलग नियमों के सहारे प्रकृति को समझता आया है। कुछ नियम बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं, कुछ बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश होती है तो गणित टूटने लगता है और सोच बिखर जाती है। यह एहसास इंसान को भीतर तक हिला देता है कि शायद सच्चाई एक नहीं बल्कि कई परतों में बंटी हुई है। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि जैसे इंसान अपने जीवन में हर दर्द, हर खुशी, हर हार और हर जीत को एक ही कारण से जोड़ना चाहता है, वैसे ही वह इस ब्रह्मांड को भी एक ही सूत्र में बांधना चाहता है। लेकिन शायद जीवन और यूनिवर्स दोनों का स्वभाव यही है
कि वे पूरी तरह एक नियम में बंद होने के लिए बने ही नहीं हैं। और जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें हमेशा अधूरी रहेंगी, तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि वह जान जाता है कि सवाल पूछते रहना भी अपने आप में एक बड़ा उत्तर है। चैप्टर 17 आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? जब इंसान रात के सन्नाटे में आसमान की ओर देखता है तो उसके भीतर सबसे गहरा सवाल यही उठता है कि क्या इस अनंत अंधेरे में कहीं और भी कोई हमारी तरह सोच रहा होगा, सांस ले रहा होगा, डर रहा होगा, सपने देख रहा होगा। यह चैप्टर इसी सबसे भावनात्मक और सबसे रहस्यमयी सवाल को छूता है। यह हमें बताता है कि यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे और उन तारों के आसपास अनगिनत ग्रह। यह विशालता इंसान के भीतर उम्मीद जगाती है कि शायद जीवन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, लेकिन दूसरी ओर यह सन्नाटा भी डराता है कि इतनी कोशिशों के बावजूद हमें आज तक कहीं से कोई साफ संकेत क्यों नहीं मिला। यह चैप्टर यह एहसास कराता है कि अकेले होने का डर जितना इंसान के दिल में होता है, उतना ही शायद पूरी मानव जाति के भीतर भी छुपा है। यह सवाल सिर्फ आउटर स्पेस का नहीं, बल्कि इनर स्पेस का भी बन जाता है, जहां हर इंसान कभी ना कभी खुद को अकेला महसूस करता है। यह चैप्टर भावनात्मक रूप से यह भी सिखाता है कि चाहे हम इस यूनिवर्स में अकेले हों या नहीं, लेकिन इस सवाल को पूछने की ताकत अपने आप में हमें खास बना देती है। और शायद यही पूछना, यही तलाश, यही संवाद हमें अंधेरे में भी जलती हुई एक छोटी सी रोशनी की तरह आगे बढ़ाता रहता है, जहां जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, बस तलाश जिंदा रहना जरूरी होती है। आज जब यह सफर यहीं रुकता है तो शायद आपके मन में भी वही हलचल है जो इस किताब ने हमारे भीतर जगा दी थी। यह एहसास कि हम जितना जानते थे उससे कहीं ज्यादा अनजान हैं, और शायद यही अनजान होना हमें इंसान बनाता है। इस पूरी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर फैला हुआ नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी फैलता रहता है। अब एक सवाल आपके दिल के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे रहा है। अगर हम सच में इतना कम जानते हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी को अब पहले जैसे यकीन के साथ जी सकते हैं, या फिर अब हर दिन थोड़ा और जिज्ञासु, थोड़ा और विनम्र और थोड़ा और जागरूक होकर जिएंगे? शायद असली बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब इंसान यह मान लेता है कि उसे सब नहीं आता, लेकिन वह सीखने से कभी थकेगा नहीं। आपने इस किताब को सिर्फ सुना नहीं है, आपने इसके साथ सोचा है, महसूस किया है और खुद से कई अनकहे सवाल पूछे हैं। यही हमारे हिंदी ऑडियो बुक परिवार की असली ताकत है। अगर यह सफर आपके दिल को छू गया हो, अगर किसी एक सवाल ने आपको अंदर तक हिला दिया हो, तो इस जुड़ाव को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह रोशनी और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली हर यात्रा में हम साथ रहें, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी कोई नया सवाल जन्म ले, आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सकें।